Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the budget के perspective से है। स्टूडेंट्स, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर जो बजट है उसको प्रेजेंट किया गया। तो आप देखिए कि बजट के पर्सपेक्टिव से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर से होना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 112 है उसके अंदर बजट को एज ए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप से डिफाइन किया गया है। आप देखिए कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो प्रिपरेशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में उनके द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है। बजट का जो प्रेजेंटेशन है उसके पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स, बजट को प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा के अंदर में। जो प्रेजेंटेशन ऑफ बजट का जो प्रोसेस है जिसको कि बजट स्पीच के रूप से भी जाना करते हैं। स्टूडेंट, 2015 से पहले आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो रेलवे बजट एंड जनरल बजट है वो सेपरेट हुआ करते थे। रेलवे बजट एंड जनरल बजट है वो सेपरेट आपको देखने के लिए मिलते हैं। उस समय जब अलायंस का गवर्नमेंट फॉर्म हुआ करता था तो रेलवे का जो डिपार्टमेंट है वो आप बेसिकली अलायंस का जो पार्टनर है उन्हें दिया जाता था। तो मैक्सिमम टाइम आपको जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो अलायंस का जो गवर्नमेंट है, जो अलायंस का जो पार्टीज है उनके थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि उसके बाद में विवेक देबोराय कमेटी फॉर्म होता है। विवेक देबोराय कमेटी के द्वारा मर्जर ऑफ बजट के बारे में रिकमेंड किया गया और उसके बाद से आपको जनरल बजट एंड रेलवे बजट है वो साथ ही देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, इससे पहले अगर हम डिस्कस करें कि कब इनको सेपरेट किया गया था, 1921 के समय में एक कमेटी बनती है, एक्वर्थी कमेटी। आप देखिए कि जो एक्वर्थी कमेटी है उनके द्वारा रेलवे बजट को सेपरेट करने के बारे में डिस्कस किया गया। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को रेलवे को एक्सपेंड करना था जिससे कि उनका जो मोर बेनिफिट है उसको वो रिसीव कर सकें। तो उसी के रिगार्डिंग में आपको जो रेलवे बजट है जिसको कि सेपरेट यहाँ पे टारगेट किया गया, सेपरेट उस एरिया को देखा गया, तो उसी के रिगार्डिंग में रेलवे बजट का जो सेपरेशन है जनरल बजट से आपको 1921 के समय एक्वर्थी कमेटी का रिकमेंडेशन के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, बजट को प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा के अंदर में। तो यहाँ पे आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से ये ज़रूर से पता होना चाहिए कि राज्यसभा का इम्पोर्टेंस क्या है बजट के रिगार्डिंग में। क्या राज्यसभा के द्वारा बजट को डिस्कस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये आपको रीड करना है, ये आपके लिए एक होमवर्क है। अगर हम बजट की प्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करें तो उसके बाद में आप देखिए कि 2-3 डेज़ के बाद में उसका जो जनरल डिस्कशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स के अंदर में। बजट को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, उनके द्वारा फिर उसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। हर एक जो बजट है डिपार्टमेंट को किस तरीके से अलोकेट किया गया। स्टूडेंट, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ के स्क्रूटनाइजेशन प्रोसेस के बाद में आपको जो डिमांड फॉर ग्रांट है उसका वोटिंग आपको देखने के लिए मिलता है बजट के इस प्रोसेस के अंदर में, कि जो डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं उनके रिगार्डिंग में आपको जो वोटिंग जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलता है। इस वोटिंग के प्रोसेस के दौरान में आप देखिए कि डिफरेंट टाइप के जो मोशंस हैं उनको प्रेजेंट किया जाता है, जिसके अंदर आपको पॉलिसी कट मोशन है। पॉलिसी कट मोशन के अलावा आप देखिए कि टोकन कट है, इकोनॉमी कट मोशन है, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है इन जो मोशंस हैं पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट एंड टोकन कट के बारे में, तो आपका जो बुक है, जो बजट के पर्सपेक्टिव से जो पॉलिटी का बुक है उसके अंदर ज़रूर से रीड कीजिए इनके बारे में कि बेसिकली ये जो प्रोसीजर है वो क्या है। उसके बाद में आपको जो अप्रोप्रिएशन बिल है उसके पासिंग के रिगार्डिंग में जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलता है। फाइनेंस बिल का जो पासिंग का जो प्रोसेस है और जो डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रांट्स यहाँ पे बजट के अंदर प्रेजेंट किया गया है तो उनके रिगार्डिंग में जो पासिंग का जो मोशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अप्रोप्रिएशन बिल है, बाद में फाइनेंस बिल है, उसको वहाँ से पास किया जाता है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था बजट के प्रेजेंटेशन और उसके पास करने का जो प्रोसेस है उसके बारे में। स्टूडेंट्स, अगर हम बजट के ही रिगार्डिंग में या फाइनेंस मिनिस्टर्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि 1946 के समय क्या फॉर्म होता है, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था। इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान में हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर का जो डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है वो किसके द्वारा हेड किया गया था। आप देखिए कि लियाकत अली खान नाम के एक पर्सन है जो लेटर फेज के अंदर पाकिस्तान चले जाएंगे। जो लियाकत अली खान हैं उनके द्वारा बेसिकली इसको हेड किया गया था उस दौरान में, इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान में। हमारा जब फर्स्ट कैबिनेट फॉर्म होता है 1952 के समय में, तो आप देखिए उस समय हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कौन हुआ करते थे। स्टूडेंट्स, आर के चेट्टी नाम से जो पर्सन है वो आपको फाइनेंस मिनिस्टर देखने के लिए मिलते हैं। हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर हैं आर के चेट्टी।
नेक्स्ट अगर हम बात करें बजट के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि बजट को प्रेजेंट किया गया, स्पेशली जो 4 पिलर्स हैं उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। 4 पिलर्स के ऊपर में यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा डिस्कस किया गया कि 4 एरियाज हैं उनको यहाँ पे टारगेट करना है उनके द्वारा। जो पुअर पर्सनस हैं, पुअर पर्सनस को यहाँ पे टारगेट करने के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है। वुमेन जो हैं, वुमेन के रिगार्डिंग में काफ़ी सारी जो स्कीम्स हैं वो यहाँ पे चलाई गई हैं। यूथ हैं, यूथ के रिगार्डिंग में आप देखिए कि जॉब क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से 5 स्कीम्स हैं। ईपीएफओ को जिस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और यूथ के अलावा अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अन्नदाता हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है। तो इन सभी एरियाज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट हैं। बट आप देखिए कि बजट के रिगार्डिंग में आपको आने वाले जो 10 डेज हैं उसके अंदर में कंटिन्यूस डिस्कशन देखने के लिए मिलेगा 10 to 20 डेज के अंदर में। तो आप अच्छे से इन सभी नेक्स्ट डेज के अंदर में जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको रीड कीजिए, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब बजट के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे डिस्कस करें तो आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में 14% का जो बजट का जो लोकेशन है वो किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जिसके अंदर यहाँ पे हमारे कॉरिडोर्स हैं उनको डेवलप करने के बारे में डिस्कस किया गया है। पूर्वोदया नाम के जो हमारे ईस्टर्न इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं, जिसमें स्पेशली आप देखिए कि जो आंध्र प्रदेश एंड बिहार हैं, जो प्रेजेंट सेंटर का गवर्नमेंट है उनके अलायंस के भी पार्टनर हैं, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ जो बजट है उसको अलोकेट किया गया है। पूर्वोदया स्कीम के अंदर में हमारे जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। ईस्टर्न इंडिया के कितने स्टेट्स हैं स्टूडेंट्स? 5 स्टेट्स हैं, जिसको कि कौन सा स्कीम के अंदर में पूर्वोदया स्कीम है कि हमारे ईस्टर्न पार्ट के जो स्टेट्स हैं उनको उनका जो डेवलपमेंट है वो कैरी करना है। वेस्ट बंगाल इसका पार्ट है। वेस्ट बंगाल के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे आपको उड़ीसा है वो इसका पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के अलावा बिहार और झारखंड है, बिहार और झारखंड है वो इसका पार्ट है, वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा, देखिए कि जो हमारे सोशल पैरामीटर्स हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन, वहाँ पे 5.5% के आसपास जो बजट है उसका लोकेशन किया गया है। और 9.43% का जो बजट का लोकेशन है वो डिफेंस सेक्टर के अंदर किया गया है स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब हम सेक्टर के पर्सपेक्टिव से हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया, अब आप देखिए कि बजट का जो मेन टारगेट है कि हमारे यहाँ पे जो बेसिकली फिजिकल जो डेफिसिट है उसको कितना रखना है, फिजिकल डेफिसिट का कितना टारगेट है। तो आप देखिए कि फिजिकल डेफिसिट के रिगार्डिंग में जो टारगेट है वो 4.9% रखा गया है, 4.9% का रखा गया है, क्योंकि कोविड के समय में हमारे यहाँ पे जो जिस तरीके से फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज हुआ, क्योंकि FRBM जो NK सिंह का कमेटी है, FRBM का जो टारगेट है उसको हमें अचीव करना है, तो धीरे धीरे अभी इसको रिकवर किया गया है। 4.9% जो फिजिकल डेफिसिट है उसको यहाँ पे टारगेट के रूप से बताया गया बजट के अंदर में। अब हम यहाँ पे अगर जो डिफरेंट एरियाज़ हैं उनके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, आप देखिए कि आंध्र प्रदेश को कुछ बजट है उसको अलोकेट किया गया है। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में है, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में उनका जो कैपिटल है अमरावती, उसके डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से 15,000 करोड़ है उसको अलोकेट किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम अमरावती के बारे अलावा डिस्कस करें तो आप देखिए कि पोलावरम नाम का एक प्रोजेक्ट है इरिगेशन के रिगार्डिंग में, वहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन का ये प्रोजेक्ट है। किस रिवर के ऊपर है पोलावरम प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स? कृष्णा है या गोदावरी है, कौन सा रिवर है, या दोनों ही रिवर्स हैं, ये आपको रीड करना है। पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में क्या रीड करना है, किस रिवर के ऊपर में है। नहीं पता है तो गूगल ज़रूर से कीजिए। तो स्टूडेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में एक तो अमरावती है, अमरावती जो उनका कैपिटल है। बेसिकली अगर हम बात करें, जो पिछला गवर्नमेंट हुआ करता था आंध्र प्रदेश में स्टेट के अंदर में, उनका डिमांड था कि 3 जो कैपिटल्स हैं उनको फॉर्म किया जाए। 3 कैपिटल के रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो केस है वो भी जुडिशरी के अंदर जाता है। किस कंट्री के अंदर में आपको 3 कैपिटल का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है? साउथ अफ्रीका के अंदर में। और आपको साउथ अफ्रीका के बारे में एक और जानकारी होना चाहिए, 2 कंट्रीज हैं जो आपको इनसाइड द साउथ अफ्रीका का जो टेरिटरी है वहाँ पे ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक तो आप देखिए कि लिसोतो नाम का कंट्री है। लिसोतो के अलावा अगर हम बात करें, एक यहाँ पे स्वाजीलैंड है, स्वाजीलैंड नाम, स्वाजीलैंड का एक और डिफरेंट नेम और है। तो लिसोतो एंड स्वाजीलैंड 2 कंट्री हैं जो आपको साउथ अफ्रीका के इनसाइड में देखने के लिए मिलते हैं, और 3 कैपिटल का कॉन्सेप्ट है उस कंट्री के अंदर में।
तो आप देखिए कि हमारे आंध्र प्रदेश स्टेट की जो पिछली गवर्नमेंट है उनके द्वारा किया गया था कि अमरावती है, अमरावती के अलावा करनूल है और जो वाइजैक है, विशाखापट्टनम है, उसको यहाँ पे कैपिटल बनाया जाए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल्स। बिहार के रिगार्डिंग में भी कुछ अलोकेट किया गया है, जिसमें बिहार के अंदर में आप देखिए कि हाईवेज का जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है, उसके रिगार्डिंग में अनाउंसमेंट है। कुछ टूरिस्ट सेंटर्स हैं उनको भी यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, जिसको कि हम लेटर फेज के अंदर डिस्कस करेंगे आज के ही न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर में। तो ये बिहार के पर्सपेक्टिव से हुआ। स्टार्टअप्स के रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो फॉरेन फंडिंग है वो डिक्लाइन हुआ था, तो फॉरेन फंडिंग डिक्लाइन होने की वजह से जो एंजल टैक्स लगा करता था, एंजल टैक्स बेसिकली क्या है कि जो आउटसाइड जो फॉरेन पर्सन है जिनके द्वारा स्टार्टअप्स को जो पैसा है वो दिया गया है, उसके ऊपर एक टैक्सेशन का प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्टअप्स को यहाँ पे बूस्ट करने के रिगार्डिंग में फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पे बूस्ट किया जाए, उसी के रिगार्डिंग में जो एंजल टैक्स है उसको यहाँ पे नल किया गया है, उसको यहाँ पे रिड्यूस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके अलावा आप देखिए कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में ही डिस्कस किया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में जो ओवरऑल जीडीपी के पर्सपेक्टिव से 1.7% ऑफ जीडीपी का जो स्पेंडिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता था पहले के जो बजट के अंदर में। अब ये इसको कंटिन्यूस स्पेंड के इसको नियरली डबल किया गया है, 3.4% ऑफ जीडीपी है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट के पर्सपेक्टिव से यूज होगा। पोलावरम प्रोजेक्ट भी इसका पार्ट है। इसके अलावा आप देखिए कि कुछ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं जिनके बारे में डिस्कस किया गया कि चेन्नई से वाइजैक, हमारा जो साउथ ईस्टर्न जो कोस्ट है अब सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में, तो आप देखिए कि चेन्नई से जो वाइजैक है, चेन्नई से वाइजैक का एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसको बनाया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि एक और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है बेंगलोर से हैदराबाद, जो बेंगलोर है, बेंगलोर से हैदराबाद का एक और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जिसका डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से। एंजल टैक्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि उसको रिड्यूस किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे डायमंड एंड गोल्ड का जो हमारा जो डायमंड सेक्टर के अंदर में आप देखिए कि इंडिया डायमंड सेक्टर का जो कटिंग एंड पॉलिशिंग के पर्सपेक्टिव से हब है। कहाँ पे होता है डायमंड का कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडिया के अंदर में? गुजरात के अंदर एक जगह है सूरत, गुजरात के अंदर एक जगह है सूरत, जहाँ पे आपको डायमंड का जो कटिंग एंड पॉलिशिंग है वो देखने के लिए मिलता है। लास्ट ईयर सितंबर के समय हमारे पीएम सर के द्वारा गुजरात के अंदर में एक सेंटर है उसको भी डेवलप किया गया था डायमंड के ही पर्सपेक्टिव से। डायमंड का माइनिंग आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? रसिया के अंदर में। और अभी आप देखिए कि लास्ट ईयर एक लैब के अंदर में, लैब जो ग्रोन डायमंड्स हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स हैं, वो भी न्यूज़ के अंदर में थे कि डायमंड का किस तरीके से सीडिंग किया जाता है और वहाँ पे जो डायमंड्स हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। रसिया के ऊपर बैन भी लगाया गया था। कब लगाया गया था? जब से उसके द्वारा यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया। G7 की कंट्रीज़ के द्वारा स्पेशली लगाया गया था, जिसके अंदर काफ़ी बड़े कंसर्न्स देखने के लिए मिले थे कि इंडिया का जो डायमंड सेक्टर है जिनके द्वारा कटिंग एंड पॉलिशिंग किया जाता है बेसिकली, तो वहाँ पर इम्पैक्ट हो सकता है। अभी डायमंड एंड गोल्ड का जो यहाँ पे इंपोर्ट है जिसके ऊपर इक्वलाइजेशन जो लेवी है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया गया, उनको बेसिकली इंपोर्ट किया जा सके तो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको रिड्यूस किया गया है। और जो सेफ हार्बर जो टैक्स है वो बेसिकली यहाँ पे एक डायमंड का जो हार्बर है उसको डेवलप किया जा सके, सेफ हार्बर टैक्स है उसको भी रिड्यूस किया गया है डायमंड सेक्टर के अंदर में, ये ज्वेलरी का जो सेक्टर है उसके पर्सपेक्टिव से। हेल्थ के रिगार्डिंग में हमने यहाँ पे रीड किया, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हमने यहाँ पे रीड किया। तो आप देखिए कि अभी रिसेंटली काफ़ी सारी रिपोर्ट्स के अंदर बताया गया है कि इंडिया के अंदर जो कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कैंसर की जो कुछ यहाँ पे ड्रग्स हैं, 3 ड्रग्स हैं जिनकी रिगार्डिंग में जो कस्टम ड्यूटी है उसको रिड्यूस किया गया है। क्या ये हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है? इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? नहीं पूछे जाएंगे स्टूडेंट, बट आप देखिए कि लिटिल बिट आपको अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के पर्सपेक्टिव से आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। IBC जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उसको बूस्ट करने के रिगार्डिंग में NCLT नेशनल जो कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल है उनके द्वारा, या जो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जिनके थ्रू कोई भी डिस्प्यूट है आउटसाइड द कोर्ट, IBC के थ्रू जो डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व करने का कोशिश किया जाए। वुमेन्स के रिगार्डिंग में हमने डिस्कस किया कि 4 पिलर्स हैं, पुअर पर्सनस के रिगार्डिंग में करना है, वुमेन्स को टारगेट करना है, यूथ को टारगेट करना है, और यहाँ पे जो हमारे फार्मर हैं, अन्नदाता हैं, उनको। तो आप देखिए कि वुमेन्स के रिगार्डिंग में है जो नमो ड्रोन दीदी है, जिसको कि हमारा जो इंटरिम बजट है उस समय पे इसको बेसिकली प्रमोट किया गया था।
और आप देखिए कि अभी उनके यहाँ पे बजट का जो लोकेशन है उसको इंक्रीज किया गया है। नेचुरल फार्मिंग मिशन है, उसके रिगार्डिंग में भी कुछ फंड है उसको बताया गया। नेचुरल फार्मिंग के बारे में जब भी डिस्कस किया जाता है तो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिगार्डिंग में हमारे यहाँ पे कौन सा स्टेट है, सिक्किम फर्स्ट स्टेट बना था जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो स्टेटस है उसको अचीव किया था। ऑर्गेनिक स्टेट आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जब भी हम रीड करते हैं, दो सर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है। एक सर्टिफिकेशन है एनपीओपी के नाम से जाना करते हैं, और एक है पीजीएस इंडिया, पीजीएसआई नाम से। तो आप देखिए कि एक सर्टिफिकेशन आपको आउटसाइड में जब हम एक्सपोर्ट को कैरी करते हैं तो उसके रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेगा, एक इंडिया के पर्सपेक्टिव से है। बट जब हम आउटसाइड के अंदर में किसी भी ऑर्गेनिक फूड को एक्सपोर्ट करते हैं किसी दूसरे कंट्री के अंदर में, तो आप देखिए थर्ड पार्टी का जो सर्टिफिकेशन है वो ज़रूरी है कि वो यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड है या नहीं है, क्या उसके अंदर में किसी केमिकल को तो नहीं यूज किया गया है। तो एनपीओपी का जो सर्टिफिकेट है, पीजीएस इंडिया का जो सर्टिफिकेट है, डिफरेंट मिनिस्ट्री के अंडर में आपको देखने के लिए मिलेगा। और 2018 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में इनके पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था। तो नेचुरल फार्मिंग आप देखिए कि छत्तीसगढ़ का जो हमारा स्टेट है, ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं उनको भी यहाँ पे जो बूस्ट है वो मिले इन सब इनिशिएटिव्स के थ्रू में। ट्राइबल कम्युनिटीज़ के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, ट्राइबल कम्युनिटीज़ आप देखिए कि नेचुरल फार्मिंग के बारे में हमने डिस्कस किया, तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के पर्सपेक्टिव से एक स्कीम है उसको भी लाया गया है, जिसके अंदर हमारे जो 63 जो ट्राइबल मेजोरिटी विलेज हैं, 63,000 ट्राइबल मेजोरिटी विलेज हैं, उनको यहाँ पे बेनिफिट मिले। स्कीम के नेम के बारे में अगर हम डिस्कस करें, पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है, जिसको बेसिकली यहाँ पे प्रमोट किया गया है, उन्नत ग्राम अभियान है। तो स्टूडेंट्स ये ट्राइबल कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से है। हमारा जो रूरल एरिया है उसके अंदर जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटलाइजेशन करने के बारे में डिस्कस किया गया। आप देखिए कि पीएम स्वामित्व स्कीम है, पीएम स्वामित्व स्कीम एक आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर में जो यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटलाइजेशन करने के रिगार्डिंग में लॉन्च किया गया था। 3-4 मिनिस्ट्रीज हैं उनके कोलैबोरेशन के साथ में। ये स्टूडेंट्स बिहार के अंदर में कुछ टूरिस्ट प्लेस को डेवलप करने के बारे में है, जिसके अंदर विष्णुपद टेम्पल है। विष्णुपद टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है, बिहार के अंदर में, किस रिवर के बैंक के ऊपर सिचुएटेड है, ये आपका होमवर्क है। विष्णुपद टेम्पल को किसके द्वारा इनोग्रेट करवाया गया था, किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, ये आपको अहिल्याबाई जो होलकर है, मालवा से जो किंग है, होलकर डायनेस्टी की जो क्वीन है, उनके द्वारा आपको देखने के लिए मिलता है। विष्णुपद टेम्पल के अलावा अगर हम बात करें, महाबोधि जो टेम्पल है, जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा को जिस तरीके से जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो उसको भी यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस के रूप से डेवलप किया जाएगा बिहार के वहाँ पे। स्टूडेंट्स अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा आप देखिए कि 3 जो क्रिमिनल लॉ हैं उनको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो जो हमारे क्रिमिनल लॉज हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फोरेंसिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के रिगार्डिंग में बजट का लोकेशन है। CCTNS सिस्टम है, क्राइम एंड क्रिमिनल जो ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करने के रिगार्डिंग में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बूस्ट किया जा सके। कुछ फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक थिंग्स प्रोवाइड करनी है हमको, जो हमारा बॉर्डर एरियाज़ हैं चाइना के साथ में। कौन कौन से स्टेट्स हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर में, इसको तो काफ़ी बार हमने रीड किया है न्यूज़पेपर के अंदर में। क्या जम्मू एंड कश्मीर भी इसका पार्ट है स्टूडेंट? जम्मू एंड कश्मीर जो प्रेजेंट समय में यूनियन टेरिटरी है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का पार्ट है या नहीं है? नहीं है स्टूडेंट्स। लद्दाख इसका पार्ट है, लद्दाख है। इसके अलावा आपको जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, वो इसके पार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वहाँ पे बेसिक सर्विस को पहुँचाना है, तो उसको भी रिगार्डिंग में जो फंड है उसको अलोकेट किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम डिफेंस सेक्टर के बारे में यहाँ पे हमने देखा था कि डिफेंस का जो बजट है, तो डिफेंस के अंदर में आप देखिए कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को बजट दिया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन वर्क है, एक अदिति स्कीम वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं जहाँ पे बेसिक सर्विस को पहुँचाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना।
अगर हम यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करें, बीआरओ के कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में, न्योमा एयरफील्ड है, कहाँ पे इसको बनाया गया। न्योमा एयरफील्ड आपको काफ़ी हाइट के ऊपर देखने के लिए मिलता है, लद्दाख के अंदर में न्योमा एयरफील्ड है। इसके अलावा न्योमा एयरफील्ड के अलावा आप देखिए कि अंडमान एंड निकोबार का जो सदर्न पार्ट है, आप देखिए कि सदर्न पार्ट के अंदर में जो सदर्न पंचायत है कंप्लीटली हमारा जो निकोबार आइलैंड के वहाँ पे, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बीआरओ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा आप देखिए कि सिंहकुन नाम से जो टनल है हिमाचल प्रदेश के अंदर में, नेचीफू नाम से एक टनल है जो आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जो बीआरओ के द्वारा जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी बूस्ट किया गया है। एमजी नरेगा का कुछ फंड है जिसको कि यहाँ पे रिड्यूस किया गया। एमजी नरेगा जो रूरल एरियाज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, किसी भी स्किल का आपको ज़रूरत नहीं है, एमजी नरेगा के अंदर आप एनरोल कीजिए। 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर में आपको 100 डेज का जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है वो दिया जाता है। तो आप देखिए कि एमजी नरेगा का कुछ फंड है जिसको कि डिक्रीज किया गया है। टेक्सटाइल सेक्टर का ड्यूटीज़ है उनको भी रिड्यूस किया गया। एमएसएमई सेक्टर के अंदर में जो पुअर पर्सनस है जो एमएसएमई के थ्रू यहाँ पे फंड को रिसीव कर सकें, तो एमएसएमई का जो फंडिंग है उसको इंक्रीज करते हुए 20 लाख किया गया है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के वहाँ पे। स्पेस सेक्टर के अंदर में जो स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं या स्पेस के जो स्टार्टअप्स हैं उनको बूस्ट करने के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बजट के अंदर अलोकेशन है। क्वांटम मिशन जो हमारा क्वांटम मिशन है, या आप देखिए कि जो साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के रिगार्डिंग में DSR-IR नाम का जो आपको इनिशिएटिव देखने के लिए मिलेगा, उसके रिगार्डिंग में भी साइंस सेक्टर के अंदर या स्पेस सेक्टर के अंदर में जो फंडिंग है उसको इंक्रीज किया गया। इसके अलावा आप देखिए कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है जो बजट के अंदर प्रेजेंट किया गया था, उसको भी बूस्ट किया गया है यहाँ पे। तो ये कुछ आपको एमिशन जो स्टैंडर्ड्स हैं, पोल्यूटिंग जो इंडस्ट्रीज है उसके जो एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं उनको रेगुलेट करने का बात किया गया है। परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड का एक कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है। पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड 2015 से इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में है, फिर भी पोल्यूशन को रेगुलेट नहीं किया गया। तो यहाँ पे जो पोल्यूटिंग जो इंडस्ट्रीज़ है उनको रेगुलेट करने के बारे में या एमिशन स्टैंडर्ड्स को सेटअप करने के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है। तो दिस इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन जो बजट के डिफरेंट एरियाज़ के बारे में हमने यहाँ पे रीड किया। अब आप देखिए कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनके थ्रू जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे नाइबर कंट्रीज़ के अंदर, जैसे नेपाल के अंदर हैं, श्रीलंका के अंदर हैं, सेशेल्स के अंदर में हैं, उनको यहाँ पे जो मोर फंड है उसको अलोकेट किया गया है। तो इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे कैरी आउट किए जाएंगे। अब आप देखिए कि अदर देन बजट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हैं। एक CDSCO जो हमारा जो ड्रग के पर्सपेक्टिव से जो रेगुलेटरी एजेंसी है CDSCO, उनके द्वारा एक कप सिरप के कुछ सैंपल्स हैं जो क्वालिटी के अंदर फेल हुए हैं। तो स्टूडेंट्स क्वालिटी के अंदर ये फेल हुए हैं कंटिन्यूस, आपको हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर में इनएथिकल प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिलती है। दिनेश ठाकुर नाम के एक पर्सन है, विसल ब्लोअर है, उनके द्वारा काफ़ी बार इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है, इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसके रिगार्डिंग में अनएथिकल प्रैक्टिस के रिगार्डिंग में जो विसल है उनके द्वारा ब्लो किया जाता है। विसल ब्लोअर हैं दिनेश ठाकुर हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें GM मस्टर्ड के पर्सपेक्टिव से, कोर्ट का जजमेंट था जिसके अंदर सेंटर को कहा गया है कि मस्टर्ड जो हमारा जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग में एक सेंटर का एक पॉलिसी ज़रूर से होना चाहिए नेशनल पर्सपेक्टिव से कि किस किस क्रॉप को कहाँ पे कैरी करना है, उसका एक प्रॉपर पॉलिसी के बारे में भी डिस्कस किया गया है। वर्डिक्ट यहाँ पे स्प्लिट हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग में है कि GM मस्टर्ड को यूज़ करना है या नहीं यूज करना। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, आप देखिए कि इनके द्वारा आसियान और क्वेड का जो फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग है उसको अटेंड किया जाएगा। आसियान के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं। आप देखिए कि साउथ एशिया के जो हमारे कंट्रीज हैं 1967 के समय बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू ये मिलते हैं। टोटल प्रेजेंट समय में 10 कंट्रीज आपको इसका पार्ट है वो देखने के लिए मिलेंगे। इसको याद करने का तरीका है MBBS के रूप से आप इसको याद कीजिए कि यहाँ पे M से जो बेसिकली मलेशिया है और B से जो कंट्री है वो है बर्मा, जो म्यांमार का ओल्ड नेम है। तो आप देखिए कि मलेशिया है, बर्मा है, ब्रुनई है, सिंगापुर है, फिलीपाइंस है, थाईलैंड है, PTV MBBS PT वियतनाम है, और आप देखिए कि LIC लाओस है, इंडोनेशिया है और कंबोडिया है। ये 10 कंट्रीज़ हैं जो 1967 के समय बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू 5 कंट्रीज़ के द्वारा इसको फॉर्म किया गया था लेटर फॉर्म के अंदर में। अदर कंट्रीज़ भी इसका पार्ट बनते हैं।
तो MBBS, PTV, LIC एक बार फिर से इनको याद करते हैं। मलेशिया है, बर्मा है, जो बर्मा म्यांमार का ओल्ड नेम हुआ करता था। उसके बाद में आप देखिए कि ब्रुनई है, ब्रुनई के अलावा आपको सिंगापुर है, फिलीपाइंस, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया एंड कंबोडिया। स्टूडेंट्स उनका मीटिंग के लिए जाएंगे, PM हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं। आप देखिए कि लास्ट ईयर जब आसियान का मीटिंग हुआ था तो यहाँ पे जो बर्मा है उसको, जो म्यांमार है उसको नहीं बुलाया गया था, क्योंकि वहाँ पे आर्मी के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया है। जो आन सान सुकी एक जो नोबल पर्सन हुआ करते थे, उनको भी देखिए कि हाउस अरेस्ट कर लिया गया कि उनके द्वारा इलेक्शन के अंदर में जो मिसकंडक्ट है उसको कैरी किया गया है, उसके एलिगेशंस के बेसिस पे। क्वेड की मीटिंग के अंदर भी जाएंगे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। क्वेड का मीटिंग जापान के वहाँ पे होगा, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, या US का जो इंडो पैसिफिक के एरियाज़ के अंदर में एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है US के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि CBI के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा एक पर्सन को फोर्सफुली जो नेशनल एंथम है उसको सिंग करने के पर्सपेक्टिव से पुलिस पर्सन्स के द्वारा कहा गया था, ऐसे एलिगेशंस हैं। और लेटर फेज के अंदर उस पर्सन का डेथ हुआ। ये 2020 के समय का बात है, जब दिल्ली के अंदर राइट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो उस दौरान में CBI के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने काफ़ी बार रीड किया है। अब हम नेशनल एंथम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं। नेशनल एंथम आप देखिए कि कौन सा कांग्रेस सेशन है जब आपको फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम है वो देखने के लिए मिलते हैं। अब आप देखिए कि हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो आपको 1896 के समय कलकत्ता के अंदर ये सेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता के अंदर में, जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन है, जब आपको नेशनल सॉन्ग है उसको गाया गया था। स्टूडेंट्स, नेशनल एंथम के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 1911 के समय ये सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कहाँ पे हुआ था? क्या ये सेशन भी कलकत्ता के अंदर ही हुआ था? ये आपको बताना है, कमेंट सेक्शन के अंदर में आपका होमवर्क है। तो स्टूडेंट्स, 1921 का जो सेशन है जिसके समय जो नेशनल एंथम है उसको गाया गया, किसके द्वारा बनाया गया है? नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर, आप देखिए कि इनके द्वारा बांग्लादेश का भी जो नेशनल एंथम है वो आपको देखने के लिए मिलता है इनके ही द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट, जो नीट का एग्ज़ाम है मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से, तो नीट UG के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में कुछ पेटिशंस हैं जिनको फाइल किया गया था, तो उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया है कि मास लेवल के ऊपर में जो पेपर का लीकेज नहीं हुआ है, इस वजह से फिर से इसको नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, ताइवान स्टेट के बारे में है। ताइवान स्टेट के रिगार्डिंग में चाइना और जापान का कुछ डिस्कशन है यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि वेस्ट बैंक के अंदर में कुछ वुमेन है, उनका जो डॉटर है उनका डेथ हुआ है इजराइल के द्वारा, जिस तरीके से अटैक किया गया उसके अंदर में। इथोपिया के वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है। इथोपिया कहाँ पे सिचुएटेड है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कुछ कंट्री हैं जिनको कि हम सीड के नाम से जाना करते हैं। सीड कौन कौन से हैं? सोमालिया है, इथोपिया है, एर्टिका है, जिबूती है। और आप देखिए कि जो सीक्रेट सर्विस है जिनके द्वारा US प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी दिया जाता है, तो उनके जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा रिजाइन किया गया है जब से फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर अटैक हुआ। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डेमोक्रेट्स के जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट है उनको प्रॉपर यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है पार्टी के द्वारा। और दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन हमास, और आप देखिए कि उसके पर्सपेक्टिव से गाजा का जो एरिया है उसके रिगार्डिंग में। तो ये आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। जो भी आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ लगा हो, जो हमारे UPSC के एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है, उन सभी के बारे में आप नोट डाउन करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।